हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी का जो सीरीज है, हम लोगों ने 400 क्वेश्चन का उस सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पिछले 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और अब जो है हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और मैंने हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। तो मैं पिछले सेशन में 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो आज के सेशन में हम लोग और 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। ये पूरा सीडीपी और जो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडागॉजी है उसका ये पूरा एकदम निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि डॉट डॉट जानकारी शिक्षक को। क्या जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को? तो व्यवहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा समाज में समायोजित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा किशोरा अवस्था के दौरान। ये सबसे जटिल, कठिन और ये संघर्ष का मतलब ये जो है किशोरा अवस्था होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5। कह रहा है कि अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव डॉट डॉट है रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए व्यवहार? तो स्नेह एवं सहानुभूति पूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है? समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा परिवार एवं पड़ोस। चलिए आइए हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आमूर्त चिंतन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस सेशन का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप जानते हैं कि एक मूर्त संक्रियात्मक होता है और एक अमूर्त संक्रियात्मक होता है। तो हमको किधर बढ़ना है? मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ना होता है। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि वह स्तर जिससे बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि संवेदी ज्ञात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ चलते हैं, यानी 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि अधिगम अंतःरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, क्योंकि हैंडलिंग तो उसको पहले ही आ चुकी है और स्कूटर में तो हैंडल चलाना है, क्लच गियर जो बदलना है वो तो सीख ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम अंतःरण कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अधिगम अंतःरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक धनात्मक होता है, एक शून्यात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक जो अंतरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन? एक क्षैतिज समांतर, फिर ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत और फिर
द्विपार्श्विक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विकार होते हैं, पढ़ने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार और सुनने संबंधी विकार, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये जो 4-5 जो विकार हैं, हालांकि विकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 4-5 विकार है ना, इससे क्वेश्चन एक पक्का पूछेगा, चाहे सी टेट की बात हो चाहे यूपी टेट की बात हो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद तो जरूर कर लीजिएगा, हम रट जाइएगा। हालांकि मैं अब क्या ही बोलूं। कह रहा है कि गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो गणित संबंधी विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया, यानी उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। जो भी गणित संबंधी संक्रियाएं करता है उसमें बालक को समस्या आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो पढ़ने संबंधी जो विकार है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी जैसे शिक्षक को शिक्षक पढ़ना, ये जो है इस डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। मतलब बच्चा जो है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, यानी पढ़ने संबंधी विकार से क्या संबंधित है, तो डिसलेक्सिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधी विकार को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डिस्प्रैक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो अवधान संबंधी विकार को कहा जाता है ADHD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। यानी विशिष्ट बालक का तात्पर्य ये है कि मतलब कुछ उनमें डिफरेंट हो, जैसे सपोज डैट हो सकता है कि वो मानसिक तौर पे थोड़ा सा मंद बुद्धि हो, या शारीरिक रूप से थोड़ा सा असमर्थ हो, या कुछ अन्य स्पेशलिटी हो उसमें, तो उनको विशिष्ट बालक कहते हैं। यानी जो सामान्य बालक हैं, जैसे आसपास के जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनसे नहीं, उनसे कुछ हटके जो हो उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिस्ग्राफिया। यानी डिस्ग्राफिया जो है लिखावट संबंधी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 कह रहे शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष को स्मृति का ह्रास करना संबंधित है डास किससे, तो डिस्लेक्सिया से। किससे संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो भाषाघात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, तो डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है, तो गंभीर तनाव की अवस्था। देखते हैं कि जब भी जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन पीरियड में होता है, या जो भी कंपटीटर है वो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, तो कभी कभी बहुत वो डिप्रेस हो जाता है, तनाव में आ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो बड़ी उलझन में रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्थीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बातें तो बहुत हो गई। तो गणित को समझने की असक्तता, यानी जो गणित नहीं समझ पाता है उसको क्या कहते हैं, तो डिसकैलकुलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहे हैं कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो लिखने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 ये कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से। बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने तो निचोड़ डाला है CDP को। तो आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और हमको लगता है कि आपका 30 में से यूपी टेट के 30 में से हमको जहाँ तक संभावना बन रही है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन तो आप सही कर ही ले जाएंगे। मात्र इन 400 क्वेश्चनों को आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बाकी मैं
की गारंटी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। अगर ये कहे कि मैं 30 में 30 दिला दूं तो ऊपर वाला ही जाने कि वो क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मौखिक रूप से सीखने की असंभवता कौन सी है? तो इसको क्या कहते हैं? अफेज्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन था? तो रुडोल्फ गायकल। और यहाँ 1990 दिया गया है, लेकिन किसी बुक में हमने पढ़ा था 1950 में है। और किस में इन्होंने यूज किया था? तो साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखा था, उसी में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32 कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो प्राचीन काल में यानी बात करें हम लोग 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो उस समय क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और आत्मा के विज्ञान के जनक कौन है? तो आत्मा के विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। आप इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ भी गया क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा? अरस्तु ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है या किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को पोम्पो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। और किसने कहा? तो पोम्पोनाजी ने कहा। कहीं कहीं 17वीं शताब्दी लिखा है, तो कहीं कहीं 18वीं शताब्दी लिखा है। कई सारे बुकों में अलग अलग लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 18वीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर है कि चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स या वुंट ने कहा। किसने कहा? विलियम जेम्स ने और वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 यानी 37 की तरफ। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और इसको किसने प्रतिपादन किया? तो वाटसन ने प्रतिपादन किया। ठीक है, और फिलहाल हम लोग व्यवहार के विज्ञान को ही मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 38 कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? तो किसने लिखी? तो थॉर्नडाइक ने लिखी। कब लिखी? तो 1903 ईस्वी में लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो कब बना? 2009 में। और लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। चलिए आइए अब 41 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। उत्तर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं उन्हें शामिल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। यानी संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहा जाता है? समावेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 44 यानी 44 कह रहे हैं कि विकास कौन सी अवस्था में शुरू होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रवश पूर्व अवस्था में। यानी विकास एक ऐसी अवस्था है कि आपके जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है और आपकी मृत्यु तक चलती है। कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण अवस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किशोर अवस्था के दौरान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये पूरे के पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पर है ये। कह रहे हैं जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना के संशोधित किया जाता है वह कहलाती है समावेशन। एक बार फिर रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए
क्वेश्चन संख्या 46 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 46 कह रहा है कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रोबेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 48 यह कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है। तो बालक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बालक। यानी जो इस वर्तमान समय में जो शिक्षा का जो स्तर धीरे धीरे जिस स्तर पर लेके जाया जा रहा है वो बाल केंद्रित किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि वो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था, या अभी भी है, लेकिन अब उसको धीरे धीरे सुधार कर अब बाल केंद्रित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। चलिए आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 वर्ष। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और जहाँ तक आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग जो है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के 400 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे CDP का निचोड़ है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जुड़िए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।